मतलब रात सात ले पढ़ाया घरी घर ही पढ़ा के भाई मैं 10 एक मिनट में लूंगा क्लास क्लास में रहना संदीप हाँ जी सर। मैं 10 एक मिनट में लूंगा क्लास क्लास में ही रहना ओके सर। ओके सर ओके।
तो भाई एफएलएस की क्लास आज अपनी जो पिछला करवाया था उससे आगे चलेंगे। लास्ट क्लास में क्या करवाया था, कोई बता सकता है? अरे लास्ट क्लास में क्या करवाया था इसकी? जुमला की कद की है क्या? मैंने आज की इसकी हाजिरी लगा दी, फिर उसने सीएल बना दिए पीने। ले ये ठंडी भरकर गेट बंद करिए, ये पंखे बंद करिए सारे, आवाज नहीं आ रही। सारे पंखे लाइट कर दे, एक लाइट छोड़ दे। हाँ बस 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 सही है, करते करते सारे कर दे। एक लाइट या नहीं भाई, जिम जिम करे या तो हाँ या ठीक है। अरे आवाज आ रही है क्या सब तक? यस सर। मैंने ये पूछा है, लास्ट क्लास में जो फूड लॉज एंड स्टैंडर्ड्स की क्लास थी हमारी, क्या किया था उसमें हमने? एफएसएसएआई वाला किया था सर। हाँ, एफएसएसएआई के बारे में हमने जाना था और उसके एक्ट, रूल्स, रेगुलेशंस, इनके बारे में हमने बात की थी। क्या स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात की थी। आज जो अपने को करना है, मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में बताया था कि जो एफएसएसएआई की वेबसाइट है उसको हमें आज देखना है कि उस पर रूल रेगुलेशंस कहाँ हैं। पिछली बार भी दिखाए थे। और आज उन रूल रेगुलेशंस को पढ़ेंगे। पढ़ने का मतलब ये देखेंगे कि ये जो डॉक्यूमेंट बनता है, इस डॉक्यूमेंट का क्या मतलब होता है और कैसे कानून बनता है देश के अंदर, तो उस प्रक्रिया को थोड़ा सा समझेंगे। भाई, कानून बनाने का हिंदुस्तान के अंदर क्या प्रोसीजर है उसके बारे में एक बार हम इंट्रोडक्टरी लेवल पे बात करेंगे। कानून बनाने की प्रक्रिया जब तुम्हें समझ में आ जाएगी ना, तो ये कानून क्यों बनाया गया है, कैसे बनाया गया है,
क्या फायदे हैं, ये पल्ले पड़ जाएगा तुम्हारे। अभी जो तुम्हारे से फाइल मैंने शेयर की है, ये पार्ट बेसिकली हमारे कोर्स का डायरेक्ट पार्ट नहीं है, लेकिन इस पार्ट को समझे बिना हम फूड लॉज को भी ढंग से समझ नहीं पाएंगे। इसलिए इस पार्ट को मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट में डाला हुआ है, अभी ऐड किया है। ये जो तुम्हारा फूड लॉज एंड स्टैंडर्ड शुरुआती इंट्रोडक्शन है, उसके बाद मैंने डाला है यूनिट 1 लॉ मेकिंग प्रोसीजर इन इंडिया, कि कोई कानून बनाना है अगर हिंदुस्तान में तो उसका क्या प्रोसीजर है। तो एक तो ये समझो कि भारत जो है स्टेट और सेंटर दो लेवल पे काम करता है। स्टेट के कुछ अपने कानून है, सेंटर के कुछ अपने कानून हैं, और इन दोनों के मिला के भी कुछ अपने एरियाज हैं जिनमें ये दोनों मिलके काम करते हैं। तो सबसे पहले तो फेडरल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट वो जो कानून बनाती है वो पूरे देश के लिए बनाती है। स्टेट गवर्नमेंट जो कानून बनाती है वो अपने स्टेट के लिए, उसके अंडर जितने भी डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं या जो भी म्युनिसिपल काउंसिल्स हैं उनके लिए बनाती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट अगर कोई कानून बनाना चाहती है तो उसके लिए सबसे पहला काम क्या होगा कि वो एक बिल लेके आएगी। बिल का मतलब होता है मसौदा, कि अभी ये कानून नहीं बना है, हम इस तरीके का कानून बनाना चाहते हैं। वो अपनी मंशा जाहिर करेगी उस पेपर के जरिए। तो जब वो मंशा जाहिर करती है अपनी यूनियन गवर्नमेंट, उसको हम बोलते हैं बिल। जब ये बिल पास हो जाता है तब वो बनता है एक्ट, लेकिन जब तक पास नहीं होता है तो इसको बिल या ड्राफ्ट बिल बोलते हैं। अपने को पता है कि हमारी जो पार्लियामेंट है इसके दो लेजिस्लेटिव हाउस हैं, जिसको हम बोलते हैं लोकसभा और राज्यसभा। जो हमारे एमपी चुने जाते हैं उसके वोट के जरिए वो हमारे जाते हैं लोकसभा में, और जो नॉमिनेट होते हैं वो जाते हैं राज्यसभा में। तो इनका क्या स्ट्रक्चर है वो आप अपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी पार्ट है उसमें देख लेना या विकिपीडिया पे देख लेना, अपने समझने के लिए कि कोई भी कानून अगर बनेगा तो पहले लोकसभा में जाएगा, वहां से अगर उस पर पास हो जाता है, वो मतदान होता है या सीधा उसको ध्वनि मत से पारित कर देते हैं, तो फिर वो राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा में जब वो पारित हो जाता है या पास हो जाता है तो उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास जाता है फाइनल मोहर लगने के लिए। तो इसका एक पूरा लंबा प्रोसीजर है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ये जानना इसलिए जरूरी है ताकि हम अंधेरे में ना रहे। ये कानून कैसे बन जाता है, कोई भी हमारे ऊपर कोई भी चीज कैसे लागू कर देता है। जैसे अभी फार्मर बिल का सरकार लेके आई है और उसका विरोध कर रही हैं कुछ पार्टियां, तो क्या तरीका है। तो जो स्टेट के अंदर है, अगर कहीं पे विधान परिषद है, जिस तरह हरियाणा में सिर्फ विधानसभा है, यूपी में विधान परिषद भी है, तो विधान परिषद जो है वो अपर हाउस होता है, विधानसभा जो है वो लोअर हाउस होता है। लेकिन बिल जो भी पास होते हैं स्टेट के वो विधानसभा में पास होने जरूरी हैं, अपर हाउस या विधान परिषद में पास होने जरूरी नहीं है। लेकिन सेंटर के जो है पहले लोकसभा से, फिर राज्यसभा से, फिर राष्ट्रपति से मोहर लगती है। तो सेंटर के अंदर बाई कैमरल लेजिस्लेचर बोल देते हैं कि इसमें दो हाउसेस से पास होना जरूरी है, और स्टेट्स के लिए यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है कि सिंगल हाउस से पास होना जरूरी है। तो जो भी लॉ और बिल हैं वो सिर्फ विधानसभा पास करती है, स्टेट में विधान परिषद, क्योंकि ये विधान परिषद है ही बहुत कम स्टेट्स में। पार्लियामेंट की जो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है वो क्या क्या है, कि जो हमारी संसद है किसी भी कानून के अंदर या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी बदलाव ला सकती है, किसी भी
कानून के प्रोविजन को वापस ले सकती है, ये सारी कुछ भी उसके अंदर नया कानून ऐड कर सकती है या नई चीजें ऐड कर सकती है, इसको बोलते हैं पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स। और ये जो प्रोसीजर होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई बदलाव करना, जो संविधान है वो एक अलग चीज है, कानून की किताब या गजट जो है वो एक अलग चीज है, लेकिन अगर संविधान में भी बदलाव करना है तो ये ताकत भी हमारी पार्लियामेंट के पास है। इसका सारा जो प्रोसीजर है वो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल 368 में दिया गया, आर्टिकल 368 में लिखा गया है कि क्या प्रोसीजर रहेगा। अगर कोई अमेंडमेंट करनी है, ऑलरेडी कोई कानून है और उसमें कुछ बदलाव करने हैं, तो वो अमेंडमेंट बिल होगा, वो हर एक हाउस ऑफ पार्लियामेंट से मेजोरिटी से पास होना चाहिए, जब कम से कम 2/3 मेंबर प्रेजेंट हों और उन्होंने वोट की हो। तो 2/3 मेंबर की वोटिंग जरूरी है, उसमें मेजोरिटी जरूरी है, तब ये अमेंडमेंट होगी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इसके बाद कुछ ऐसी अमेंडमेंट हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल की या जुडिशियल एस्पेक्ट्स की हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उनको अगर बदलाव करना है आपका तो स्टेट लेजिस्लेचर्स के अंदर भी मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है। ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि लोकसभा और राज्यसभा इकट्ठे बैठे पार्लियामेंट में और इकट्ठा ही किसी बिल को पास कर दें, पहले लोकसभा से और फिर राज्यसभा से, ये तरीका है। इस बेसिक जो स्ट्रक्चर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको नहीं बदला जा सकता, उसको नहीं तोड़ा जा सकता किसी भी अमेंडमेंट के जरिए। अगर ऐसा किया जाता है तो उसके लिए पहले एक जुडिशियल रिव्यू होगा सुप्रीम कोर्ट का। ये थोड़ी सी टेक्निकल बात है, इसमें हमारे समझने वाली जो बातें हैं कि भाई कानून को बदलना उतना आसान नहीं है, और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसको बदलने के लिए जो बेसिक स्ट्रक्चर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको बदलने के लिए सुप्रीम कोर्ट की एक जुडिशियल रिव्यू कमेटी बैठनी जरूरी होती है। जब 24वीं अमेंडमेंट हुई थी इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में, तो पार्लियामेंट ने अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंट कैपेसिटी थी वो किसी को भी नहीं दे सकते कि भाई कोई थर्ड पार्टी कर देगा, कोई अलग मिनिस्ट्री कर देगी, ये सारा काम उनको खुद करना पड़ेगा। ये इसके अंदर बताया गया था 24वीं अमेंडमेंट में। अगर इमरजेंसी लागू करनी है आर्टिकल 352(6) के अंदर, वो भी पार्लियामेंट के अंदर उसी तरह से रेटिफाई होगी। जब प्रेसिडेंट रूल को लागू करना है स्टेट के अंदर तो आर्टिकल 356(c) है, और इसके अंदर कोई भी ऐसा इंसिडेंट या प्रोविजन दिया गया है या हो सकता है जिससे कि कोई भी पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का उसको सस्पेंड किया जा सकता है पूरे का पूरा या पार्ट्स में, जिससे कि स्टेट को अथॉरिटी मिलती है। यानी इसका मतलब ये है कि अगर स्टेट के अंदर भाई 10 मिनट की वार्निंग आ गई, 10 मिनट के बाद एक बार क्लास में फिर से आ जाना, तो स्टेट से रिलेटेड कोई भी है तो वो पार्लियामेंट से पास करवाना जरूरी है। ये 24th अमेंडमेंट में कहा गया है। कानून बनाने की जो पावर्स हैं वो स्टेट की और सेंटर की, ये कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई हैं, और इसको 3 लिस्ट में डिवाइड किया गया है। ध्यान रखना इस चीज का, 3 लिस्ट को अगर इसमें कुछ भी नहीं आया है, 3 लिस्टों में किसी चीज का जिक्र नहीं आया है, तो उसको हम रेजिडरी सब्जेक्ट्स मानते हैं। अब 3 लिस्ट कौन सी है? एक तो वो लिस्ट जो सिर्फ स्टेट के काम है, स्टेट लिस्ट। एक वो लिस्ट जो सिर्फ सेंटर के काम है, जैसे कंट्री के डिफेंस का काम है, टेलीकम्युनिकेशन का काम है, टूरिज्म का काम है। इस तरह के कई ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ सेंटर देखता है, पूरे देश के बजट का काम है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो स्टेट देखता है, जैसे हेल्थ है, वो सेंटर भी देखता है और वो स्टेट भी देखता है। तो इन दोनों के लिए एक अलग से नाम है जो तीसरी लिस्ट बनती है। तो स्टेट लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट है, और एक तीसरी लिस्ट जिसमें इन दोनों की पावर्स इकट्ठी होती हैं। उसका क्या नाम है, कोई बता सकता है मेरे को? एक तो स्टेट लिस्ट होगी, एक सेंट्रल लिस्ट होगी,
और तीसरी लिस्ट नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, भी देखना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूएंट लिस्ट बोलते हैं या उसको कंकरेंट लिस्ट, यस उसका नाम है जिसमें दोनों को पावर्स दी गई है, वो है कंकरेंट लिस्ट। तो कंकरेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं वो स्टेट भी देखता है और सेंटर भी। सबको सुनाई दे रहा है भाई जो मैं बोल रहा हूँ? Yes, sir. यस सर। तो सेंट्रल लिस्ट या यूनियन लिस्ट जो है इसमें 100 आइटम है, पहले 97 होते थे, जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट की एक्सक्लूसिव पावर है लेजिस्लेट करने की, राज करने की। दूसरा स्टेट लिस्ट है, पहले इसमें 66 आइटम होती थी लेकिन अब इसमें 61 आइटम है, जो स्टेट अपनी पावर्स यूज करके उसके ऊपर कानून बना सकता है। जो स्टेट की लेजिस्लेटिव, जो हमारे एमएलए हैं वो अपने विधानसभा में बैठ के कानून बना सकते हैं। लेकिन कुछ एक जगह इनको चेंज किया गया है। थर्ड जो लिस्ट है वो हमारी कंकरेंट लिस्ट है। इसके अंदर 52 सब्जेक्ट्स हैं जिसको पार्लियामेंट भी और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी उनको लेके कानून बना सकती हैं। लेकिन ध्यान ये रहता है, रखना चाहिए इसमें कि जो स्टेट के कानून होंगे वो सिर्फ स्टेट तक लागू होंगे, पूरे देश तक लागू नहीं होंगे। पूरे देश तक लागू होने वाले कंकरेंट लिस्ट के जो कानून होंगे वो सेंटर बनाएगा, और ये आर्टिकल 254 कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। अब अपने जो काम की बात है कि फूड जो है वो कंकरेंट लिस्ट में है, इसका मतलब इस पे सेंटर का भी राज है और स्टेट का भी राज। का मतलब कि इससे रिलेटेड कानून स्टेट सेंटर भी बना सकता है और स्टेट गवर्नमेंट भी। अब कोई भी कानून जो होता है ना, उसमें समझने वाली बात यह है कि कौन सी चीज किससे ऊपर है। जैसे अपन घर का एग्जाम्पल लेवा कि भाई घर में अगर मान लो कोई सामान आना है या कोई चीज होनी है, तो पोता ने कोई बात कह दी, तो पोते की बात को कौन काट सकता है? बाप काट सकता है। जो उस बच्चे का बाप है वो उसकी बात को काटने की पावर्स रखता है क्योंकि वो उससे ऊपर है। लेकिन दादा यूं कहता है कि पोता ठीक है, पोता वाला काम करांगे, तो अब किसकी चलेगी? बाप की चलेगी कि दादा की चलेगी? बताओ भाई। दादा की। दादा ही सर। दादा की है। तो इसी तरह से जी। कानून के अंदर भी हायरार्की है, इसको हायरार्की बोलते हैं कि कौन किससे ऊपर है। तो जो सबसे ऊपर है उसकी सबसे ज्यादा चलेगी। इसका मतलब कि कोई अगर डिस्प्यूट खड़ा हो जाता है तो सबसे पहले तो रूल देखे जाते हैं, लेकिन रूल के अंदर अगर कोई ऐसी बात आ गई कि रेगुलेशंस उसको मना करती हैं तो रेगुलेशंस की चलेगी। लेकिन रेगुलेशन में अगर कोई बात ऐसी आ गई जो एक्ट के खिलाफ जाती है तो एक्ट की चलेगी, क्योंकि एक्ट उससे ऊपर है। और एक्ट में कुछ अगर मान लो गलती से ऐसी चीज रहेगी कि जो लॉ के खिलाफ जाती है, कानून के खिलाफ जाती है, तो वो लॉ की चलेगी। और लॉ में भी अगर कुछ ऐसी बात है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाती है तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन की चलेगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हिंदुस्तान के अंदर सुप्रीम है, सबसे ऊंचा है। समझ में आ गई बात? ये चले आगे। अब कानून बनने का सबसे पहला जो स्टेप होता है, जब सरकार किसी चीज को कानून बनाना चाहती है तो वो एक प्रपोजल तैयार करती है कि भाई एक नए कानून की जरूरत है या किसी कानून में अमेंडमेंट करनी है तो हमें उसकी जरूरत है। ये बिल्कुल तुम्हें लेमन भाषा में समझा रहा हूं मैं, आम आदमी की भाषा में। इसमें कोई कानूनी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आम आदमी के समझने के लिए या तुम्हारे समझने के लिए ये चीज जरूरी है कि जो वो अपना प्रपोजल बनाती है सरकार, तो पहले कुछ बैठ के उसमें होमवर्क करते हैं कि भाई कैसे होगा, क्या होगा, किसको किसमें कितनी पावर्स होंगी। फिर जो इनकी कैबिनेट होती है, जो प्राइम मिनिस्टर और उसके साथी जो भी कैबिनेट के मंत्री हैं,
वो बैठ के उस पर विचार विमर्श करते हैं, किसी चीज को कम, किसी को ज्यादा, कुछ और पावर्स डालना, ये सारा काम होता है, उसको बोलते हैं ड्राफ्ट। ड्राफ्ट जब तैयार हो जाता है गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट उस कागज को बिल के तौर पे पार्लियामेंट में पेश करती है। तो बिल जो है वो किसी भी एक्ट की इनिशियल स्टेज है। बिल के अंदर प्रपोजल होता है किसी भी नए कानून को बनाने का। तो बिल में बेसिकली, बिल क्या होता है कि एक डॉक्यूमेंट है जिसमें ये बताया जाता है कि ये कानून क्यों बनाना चाह रहे हैं, उसके पीछे क्या पॉलिसी है, क्या कानून होगा, और उसमें क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं या क्या क्या उसमें लिखा गया है, ये सारा रूप कैसा होगा। तो ये जो बिल है गवर्नमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है, या कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसको प्रपोज कर सकता है। प्रपोज करने का मतलब भाई हम सरकार की तरफ से ऐसी ऐसी बिल पेश कर रहे हैं। तो लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट अपना कौन सा है? लोकसभा। तो लोकसभा के अंदर उस बिल को पेश किया जाता है और फिर उसके ऊपर बहस चलती है। भाई कोई उसकी फेवर में बोलेगा, कोई उसके अपोजिशन में बोलेगा, सारा डिस्कशन होके अगर ध्वनिमत से पारित होता है तो ध्वनिमत से पारित कर दिया जाता है। अगर स्पीकर को लगता है कि ना इसके ऊपर वोटिंग होनी चाहिए तो फिर वोटिंग कराई जाती है। जब वोटिंग में 50% मेजोरिटी के साथ वो बिल पास हो जाता है तब वो अपर हाउस को अप्रूवल के लिए भेजा जाता है। अपर हाउस कौन सा हो गया? राज्यसभा, सेंटर की बात कर रहा हूं। जब अपर हाउस भी उस बिल को पास कर देता है तब वो प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है उनकी मोहर लगवाने के लिए। जब ये सारा काम हो जाता है तो वो एक्ट बन जाता है या लॉ बन जाता है, कानून बन जाता है। लॉ ऑफ द लैंड उसको एक्ट बोलते हैं। जब ये पास हो जाता है पार्लियामेंट से और साथ में प्रेसिडेंट की भी इसको असेंट मिल जाती है या मंजूरी मिल जाती है। मैं एक तुम्हें कानून दिखाता हूं सिंपल सा। अपने इसमें FSSAI की हम साइट पे जाते हैं .gov.in। यहाँ पे हम 2006 के एक्ट के ऊपर आते हैं। और इंग्लिश में ये एक्ट है, इसको हम डाउनलोड करते हैं। अब इस साइट के ऊपर देखो, एक्ट की शुरू की चीज लिखी हुई है कि किसने बनाया। ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। जब एक्ट बनता है तो ये मिनिस्ट्री उसको बनाती है। इसका जो लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट है